गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्यारे बच्चों, ये एक चैप्टर अपने आप में ऐसा है, अगर मैं कहूं कि पूरी 9th में अगर मैथ साइंस सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर, फिर भी अगर मैं ये कहूं कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, है ना, फॉर योर फ्यूचर को देखते हुए जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब आप देंगे उसमें भी इस चैप्टर से बहुत सारी चीजें आती है। और जो आपका नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका भी बहुत ही आधार जो है इसमें बनता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम कई तरीकों से कर सकते थे प्यारे बच्चों, लेकिन अगेन क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक की कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि थ्रू स्टोरी एंड थ्रू द टेक्स्ट बुक वी विल कवर बोथ द थिंग्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रांस जो है वो यूरोप की एक कंट्री है, राइट। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं प्यारे बच्चों कि फ्रांस के बारे में एक मेटरनिच हुए हैं ऑस्ट्रिया के किंग, है ना, मेटरनिच। तो प्यारे बच्चों, आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप 10th में इस नाम को दोबारा देखेंगे। ये जो मेटरनिच है, इसने फ्रांस के बारे में कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन आज करने जा रहे हैं, जो फ्रांस के बारे में हम उसकी सामाजिक जो सोशल उसकी जो डिवीजन थी, या वहां के जो फिलोसफर्स हुए, वहां पे किस तरीके से रेवोल्यूशन हुई और किस तरीके से उसने पूरे यूरोप को इम्पैक्ट किया, और पूरे यूरोप ने फिर पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को इम्पैक्ट किया। तो फ्रांस कोई मतलब ऐसे ही देश नहीं है। अगर हम देखें तो फ्रांस की अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे ब्रिटेन अलग वे में, मतलब आप उसको कह सकते हैं, लेकिन फ्रांस जो है वो इंटेलेक्चुअल के तौर पे अगर आप देखें कि भाई किस तरीके से डेवलपमेंट्स होनी चाहिए विद द एफर्ट्स ऑफ द पीपल, है ना, तो किस तरीके से वहां के लोग जागरूक थे और कैसे उन्होंने चीजों को चेंज किया, हम ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं प्रीएम्बल, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic, ये जो आपकी प्रीएम्बल है, जिसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, जो हमने अमेरिका से कॉपी की है, यूएसए से, है ना, वहां पे है वी द पीपल ऑफ अमेरिका, हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लिखी थी। इसमें जो वर्ड आते हैं प्यारे बच्चों, आपकी हर एक लगभग बुक्स के फर्स्ट पेज पे प्रीएम्बल ही होती है। ये देखें आप, दिस इज द प्रीएम्बल, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो आप यहाँ पे जो देखेंगे, ये जो वर्ड है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसमें से जो LEF है, यानी कि लिबर्टी यानी कि आजादी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता, और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, आपस में बंधुत्व जिसको बोलते हैं, ये जो 3 वर्ड हैं, ये दुनिया को इसी कंट्री ने दिए हैं। इस रेवोल्यूशन के बाद ये आया है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो उसके ईयर में भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो उस समय मुझे बहुत दुख होता है। तो उसके लिए आप सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे कि जो फ्रांस की जो रेवोल्यूशन हुई, आप इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखेंगे, और उसके बाद आप जो है इन सभी को मिटा देंगे, राइट। तो जब आप इन सभी को मिटा देंगे तो क्या बच गया, 1 7 8 9, यानी 1789 में, कंटिन्यूस है, 7 8 9 में फ्रांस की रेवोल्यूशन हुई, 1789 में, यानी कि 18th सेंचुरी में। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको मैं फिर दोबारा से एक बार बताना चाहता हूं कि सेंचुरीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए। कि जब मैं बोल रहा हूं 19th सेंचुरी, तो इसका मतलब मैं 1800 यानी 1800 से लेकर 1899 के बीच के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, है ना। जब मैं बोल रहा हूं 11th सेंचुरी, तो यानी कि 1000 से 1099 के बीच की बात कर रहा हूं। तो आप ये देखेंगे कि 18th सेंचुरी में हुआ है। क्यों 18th सेंचुरी में हुआ है? यहाँ पे तो 1789 लिखा हुआ है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जब हम 18th बोलते हैं तो यानी 1700 से 1799 के बीच का टाइम पीरियड, तो इसलिए इसको बोला जाता है 18th सेंचुरी में ये हुई है। अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को शुरू करने से पहले फ्रांस की लोकेशन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। आप देखेंगे ये यूरोप है, और दिस इज पोर्चुगल, दिस इज स्पेन एंड दिस इज फ्रांस। फ्रांस के साथ में जर्मनी, जो आप अगले चैप्टर में देखेंगे, और दिस इज रशिया, ये भी आप इसी 9th में आप देखेंगे। तो इन 3 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे हम, फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया। तो फ्रांस की जो कैपिटल है दैट इज पेरिस,
और बहुत फेमस है और आप में से 99% बच्चों को पहले ही पता होगा। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। प्यारे बच्चों, हमें साथ साथ में कंट्री, लोकेशन और उनकी कैपिटल जरूर याद करनी है। इट विल एनहांस आवर कॉन्फिडेंस। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। आप सभी ने मैक्रोनी खाई होगी, अगर नहीं खाई है तो सुनी जरूर होगी, क्योंकि मैंने भी खाई नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैक्रोनी का आई हटा दें आप, मैक्रोन, एमानुअल मैक्रोन। अगर आप सिर्फ मिस्टर मैक्रोन भी बोलेंगे तो दैट इज ऑल्सो इनफ। तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? एमानुअल मैक्रोन, नॉट मैक्रोनी, मैक्रोन। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। मैंने आपको सेंचुरीज के बारे में बताया कि सेंचुरी में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और फिर प्रेसिडेंट के बारे में हमने लोकेशन और उसकी कैपिटल देखी। अब हम चलते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। और चैप्टर शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों, फ्रांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटेलेक्चुअल कंट्री है। जब वो छींकती है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है ना, और यूरोप का मतलब पूरी पृथ्वी। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे प्यारे बच्चों की जो रेवोल्यूशन है उसकी स्टार्टिंग डेट कब से मानी जाती है, और वो पहली डेट आपको याद करनी है ना। और ये जुलाई का महीना चल रहा है, और वो है 14 जुलाई 1789। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। हुआ क्या था प्यारे बच्चों, हम बुक की तरफ भी देखेंगे कि यहाँ पर एक तो ना बैड हार्वेस्ट और पॉपुलेशन काफी इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से जो फूड के जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी जो रेट्स हैं, प्राइसेस है, बहुत ज्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से भूखमरी पैदा हो गई थी। और भी इसके कई कारण हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जब ये 14 जुलाई 1789 की जब आप घटना देखेंगे, ये मतलब इन्होंने अपनी एक मिलिशिया बनाई। मिलिशिया होती है, एक तो होती है मिलिट्री, यानी कि जिनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। मिलिशिया होते हैं प्यारे बच्चों जैसे एक भीड़ जो है किसी टारगेट को लेकर जाए। तो यहाँ पे लगभग 7000 मैन और वुमेन, इन्होंने क्या किया, मतलब पेरिस में द पैलेस ऑफ बेस्टाइल है ना, बेस्टाइल एक पैलेस है, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। इन्होंने उसके ऊपर अटैक क्यों किया था प्यारे बच्चों? उनको लग रहा था कि यहाँ पे हॉर्डेड यानी कि झुंड है बहुत सारा, यहाँ पे काफी हमें आर्म्स एंड एमुनिशन मिल जाएंगे। तो इन्होंने आर्म्स एंड एमुनिशन की क्यों सोची? क्योंकि एक र्यूमर फैल गई थी कि जो लुइस 16 है, जो उस समय वहां के किंग थे बॉर्बन फैमिली के, इसको आप आगे भी देखेंगे, उन्होंने मिलिट्री ट्रूप्स को ये ऑर्डर दे दिए हैं कि जो भी मतलब पीसेंट्स वगैरह जो मिल रहे हैं, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको गोली से उड़ा दो। तो लोग अपनी सेफ्टी में, पहले ही वो बहुत ज्यादा परेशान थे भूखमरी के कारण, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि बेस्टील के ऊपर अटैक किया 14 जुलाई 1789 को। क्यों किया? उनको लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्म्स एंड एनिमेशन, हथियार मिलेंगे, और वहां का जो कमांडर था उसको मार दिया। और वहां पे जितने भी प्रिजनर्स थे वो एक मतलब रॉयल प्रिजन थी वो प्यारे बच्चों, यानी कि जो भी मतलब मेन जो देश के खिलाफ होते थे तो किंग उनको वहां पे जेल में या आप कहीं कारागार में डाल देते थे। तो वहां पे सिर्फ 7 ही प्रिजनर्स थे। ये सारे 1 मार्क के इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आ रहे हैं। कमांडर को मार दिया, 7000 मैन एंड वुमेन मिलिशिया ने अटैक किया बेस्टिल पे। कब किया? 14 जुलाई 1789। और वहां पे जब किया तो 7 ही प्रिजनर थे, उनको भी आजाद कर दिया। तो फिर उसके बाद जो बेस्टील है, जैसे होता नहीं है कि किसी को मतलब कोई चीज हम ऐसी देखते हैं उसके बाद हमें कोई पुरानी ऐसी दुखद भरी घटना याद आ जाती है, तो बेस्टील जो है वो डिस्पोटिक पावर यानी कि बहुत ही क्रूअल का एक सिंबल था, यानी कि लोगों के मन में बहुत ईर्ष्या थी उसके लिए, बेस्टील के लिए। तो उनको जब आर्म्स एंड एनिमेशन जितने भी वहां पे मिले, मतलब नहीं मिले इतने, लेकिन जितने भी उनको मिले, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो पूरी बेस्टील थी, इतना आक्रोश था लोगों के बीच में कि उन्होंने इस बेस्टील पूरे पैलेस को टुकड़ों टुकड़ों में बदल दिया। और उसके बाद जो उसके टुकड़े थे उसको बेचने के लिए उन्होंने उसकी छोटी छोटी स्टॉल्स लगाई कि लोग उसको खरीदें या उसको लेके जाएं अपने साथ में। खरीदना जरूरी नहीं है, उसको वैसे भी एज अ पीस ऑफ रॉक लेके जाएं, ताकि वो एक यादगार के तौर पे एज अ सोवेनियर कि हमने जो डिस्पोटिक क्रुएल्टी जो शो करता था उसको हमने तहस नहस कर दिया है। तो जब ये रेवोल्यूशन शुरू हुई प्यारे बच्चों, तो किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस रेवोल्यूशन का अंत इतना विकराल होगा। यानी कि जो वहां का किंग था, जो बॉर्बन फैमिली जो सदियों से उनके ऊपर राज कर रही थी, लुइस 16 उस समय किंग बने थे वहां के। तो लुइस 16 आप देखें 1 2 3 4 कितना 16 में आगे, उस किंग को चौराहे पे गुलिटाइन कर दिया जाएगा, यानी कि फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और उनकी पत्नी को भी, मैरी एंटोइनेट को भी ऐसे ही सूली पे मतलब उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो हिस्टोरियंस ने ऐसा नहीं सोचा था। लेट्स सी व्हाट योर बुक सेज। ये छोटा सा हम पैराग्राफ अभी करेंगे।
On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. King ने command किया था troops को to move in the city. Rumors spread, यानी कि अफवाहें, rumors यानी अफवाहें, that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered, एक साथ इकट्ठे हुए in front of the town hall. कहाँ पे इकट्ठे हुए? In front of town hall, and decided to form a people's militia. Militia I hope कि military की तरह जो एक aim के साथ जा रही है. They broke into a number of government buildings in search of arms. यानी कि नंबर ऑफ, सिर्फ बेस्टिल पे नहीं, वो बहुत सारे, क्योंकि 7,000 लोग बहुत होते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में गए ताकि उनको आर्म्स मिल सके. फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मास टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. जो वेस्ट साइड है प्यारे बच्चों, वहां पे गरीब तबका रहता था, यानी जो थर्ड स्टेट है आगे आप जब देखेंगे, और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट, जो अमीर, जो चर्च वाले और जो नोबल लोग थे, वो लोग ईस्ट साइड में रहते थे. तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट जो अटैक करने के बाद वो ईस्ट की तरफ मूव कर गए सैकड़ों लोग. एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन. फोर्ट्रेस यानी कि जो मतलब मेन, प्रिजन यानी कि जेल, द बेस्टील, वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड अम्यूनिशन. वहां उनको लग रहा था कि वहां पे उनको एक उनको भंडार मिलेगा अम्यूनिशन का. प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले बेस्टील के लिए पैलेस यूज कर दिया था वर्ड, हालांकि शुरू में वो पैलेस बना था, बाद में वो प्रिजन के तौर पे ही आप उसको याद रखेंगे, प्रिजन बेस्टील. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released. Though, यानी कि भले ही there were only 7 of them, yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power. Despotic power यानी क्रूअल वाली पावर से उनको डिनोट किया जाता था, of the king. The fortress was demolished and its stones fragments, यानी उसको डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया गया, और उसके जो स्टोन, जो फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े हैं, were sold in the markets to all those who wished to keep. उन मार्केट में उसको बेच दिया गया उन सभी लोगों के लिए जो चाहते थे कि एक सोवेनिर, यानी कि याद के तौर पर उसको रखा जाए. Who wished to keep a souvenir of its destruction. The days that followed saw more riots both in Paris एंड द कंट्री साइड. यानी कि इसके बाद जो दिन आने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा हुड़दंग, राइट्स, अत्याचार और कत्लेआम से भरे हुए हैं. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी कि जो खाने की जो है उसका जो हाई प्राइस हो गया उसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे. मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जब हिस्टोरियंस देखते हैं इस समय को, दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स that ultimately led to the execution of the king in France. Execution of the king. Though most people at the time did not anticipate यानी उन्होंने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था, this outcome कि ये रिजल्ट निकलेगा. How and why did this happen? ये इतना आक्रोश लोगों के बीच में ये कैसे उत्पन्न हुआ कि राजा जो इतने समय से वहां पे राज कर रहा है उसके ऊपर उसी को ही मार दिया और उसकी पत्नी को भी मार दिया, मतलब राजा को ही मार दिया जनता ने. ऐसी क्या घटनाएं हुई इसको हम आगे देखेंगे. प्यारे बच्चों, हमने देखा 14 जुलाई को माना जाता है कि जो स्टार्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो इस समय हुई 18th सेंचुरी में, 1789 में. बेस्टील कमांडर किल्ड, 7 प्रिजनर्स रिलीज्ड, फ्रीड, और ये डिस्पोटिक पावर को डिनोट करता था बेस्टील जो है. प्यारे बच्चों, यहीं पर आप एक चीज और देखेंगे कि जो ये डेट्स मैंने लिखी हुई है कुछ यहाँ पे, ये आप अपने पास अभी लिख के रखेंगे, आपकी फर्स्ट पेज पे होना चाहिए जब आप ये चैप्टर शुरू करें. 1789 जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस की गद्दी संभाली और पूरे यूरोप में, मतलब सिकंदर के बाद अगर किसी को माना जाता है तो दैट इज नेपोलियन बोनापार्टे ऑफ फ्रांस. इसके बारे में हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है. 1815 में बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने मिलकर नेपोलियन को हराया. पहला युद्ध उसका जो मतलब ऐसे से पहले एक छोटा सा युद्ध हारा था 1813 में लिप्जिग में, लेकिन ये एक बड़ा युद्ध था. उसके बाद नेपोलियन को जेल में भेज दिया था, सेंट हेलेना. फिर उसके बाद 1830 में दोबारा से एक रेवोल्यूशन हुई फ्रांस में, जिसके बाद मेटरनिच ने कहा था जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है. और फाइनली 1848 में जो लास्ट रेवोल्यूशन फ्रांस में देखी गई, तो ये रेवोल्यूशन तो अभी हम देख ही लेंगे. इस समय क्या हुआ कि नेपोलियन ने गद्दी संभाली, 1815 में वो हार गया और 1830 में
फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल दिया गया। मोनार्की होती है जहां राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो होती है जहां पे राजा का बेटा तो राजा रहेगा लेकिन जो पावर्स हैं वो राजा के पास नहीं रहेगी। मोनार्की में सारी पावर राजा के पास रहती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन के पास सारी पावर होती है लेकिन एज अ रिस्पेक्ट मोनार्की को भी रखते हैं। तो 1830 में वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई थी और फाइनली 1848 में फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था। रिपब्लिक का मतलब होता है मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से मोनार्की को हटा देना। यानी कि जैसे हमारा इंडिया जो है इट्स अ रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि जो यहाँ पे हेड ऑफ द कंट्री है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं, इससे पहले प्रणब थे, उससे पहले आपने देखा कि लेडी थे अपने प्रतिभा पाटिल, उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो इस तरीके से कोई भी मतलब बेटे का वो नहीं है। तो यहाँ पर जो भी हेड ऑफ द कंट्री होता है जिसको प्रेसिडेंट बोला जाता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुना जाता है लोगों के द्वारा, है ना। तो हमारे इंडिया में इनडायरेक्टली चुना जाता है, हम एमएलए एमपीज को चुनते हैं, वो फिर आगे जाके प्रेसिडेंट यानी हेड ऑफ द कंट्री को चुनते हैं। लेकिन अमेरिका में अगर आप बात करें तो वहां पे डायरेक्ट चुनते हैं प्रेसिडेंट को, है ना, हेड ऑफ द कंट्री को, तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है प्यारे बच्चों। और आप एक चीज यहीं पे देखेंगे कि 1789 के बाद काफी एकदम रिशफल हुआ, यानी कि कोई एक मेन ऐसा लीडर नहीं मिला, जैसे नेपोलियन आया। तो यहाँ पे भी आप कई बार देखेंगे कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई, फिर मोनार्की आ गई, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो बेस बनाने के लिए इस चैप्टर का, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, तो ये शायद मैं बेस बनाने में कामयाब रहा हूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर आप इसको किसी और तरीके से बताएं। कोई भी आपकी सजेशन वेलकम है, क्योंकि मैं ये जो कर रहा हूं इट इज ओनली बिकॉज कि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा इजी और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो दिस इज फॉर ऑल। ये आप डेट्स के लिए आप लिख लेंगे, क्लिक कर लेंगे प्यारे बच्चों। बहुत कम चीजें थी इसमें, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उनका सोशल स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।